Hello students, today we are going to start a new lesson, Journey to the End of the Earth. Okay, and it's your lesson number 8, and we totally discuss about the seventh continent of the world, the name Antarctica. As you can see, the main heading, Journey to the End of the Earth. So what is the end of the earth? Yeah, which is said the end of the earth, Antarctica, the seventh continent ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इस संसार का जो 7वां महाद्वीप है जिसे अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है, ये एंड ऑफ द अर्थ कहा जाता है, अर्थ का एंड। ठीक है, और ये तो टोटली इसके बारे में हम रीड करेंगे। द राइटर तिसानी जोशी, जो ये एक प्रोग्राम का नाम है, जो ये प्रोग्राम तिसानी जोशी के द्वारा डन किया गया था, कंप्लीट किया गया था। और इसी तो उनके जो खुद के मतलब खुद का उनका जो थ्रिल है जो उन्होंने वहाँ अंटार्कटिका में देखा, तो उसको एज इट इज यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो जो भी तिसानी जोशी का अनुभव रहा है, जो एक्सपीरियंस रहा है अंटार्कटिका का, तो वो यहाँ शो किया गया है। ठीक है, तो रीड वन बाय वन पैरा। अर्ली दिस ईयर, द फर्स्ट पैरा, आई फाउंड माई सेल्फ एब्रोड ऑन द शिप, जहाज पर, ए रशियन रिसर्च वेजल मीन्स आल्सो शिप, द नेम ऑफ इट द एकेडमिक सोकल्स्की, हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, windiest continent in the world, the name Antarctica. The writer says, early this year I found myself aboard means on the ship, यानी राइटर ने अपने आप को शिप पर पाया। ए रशियन रिसर्च वेजल, और ये जो शिप था एक रशियन रिसर्च वेजल था, मतलब रशिया का था और रिसर्च पर जाने वाला। ठीक है, और इसका नाम था द एकेडमिक सोकल्स्की, इट द नेम ऑफ द शिप, द रिसर्च शिप। ठीक है, एकेडमिक सोकल्स्की। तो हेडिंग टूवर्ड्स, द मीनिंग ऑफ हेडिंग मूविंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, तो आगे से आगे मूव करता हुआ इस वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ठंडा, ड्राइएस्ट मीन्स शुष्क, देयर इज नो वेजिटेशन, एंड विंडिएस्ट का मतलब सबसे तेज हवाएं चलने वाला कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एंड द नेम अंटार्कटिका। तो इसका मतलब ये हुआ कि तिसानी जोशी ने अपनी जो ये जर्नी स्टार्ट की, ये था एकेडमिक सोकल्स्की, जो एक रशियन रिसर्च वेजल था, और इन्होंने जो जर्नी स्टार्ट की थी वो थी अंटार्कटिका के लिए, जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट और सबसे ज़्यादा विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट है। Next she says, my journey began from 13.09 degrees north of the equator भूमध्य रेखा, in मद्रास। तिसानी जोशी जैसा कि मद्रास की रहने वाली है, तो इसका लिविंग प्लेस है मद्रास। तो मद्रास में जो इक्वेटर रेखा है, इक्वेटर के 13.09 डिग्री नॉर्थ से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, शुरू किया था। एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर। तो यहाँ से मद्रास से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, और कहाँ तक? अंटार्कटिका तक। तो मद्रास से अंटार्कटिका के बीच में उसने 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया था। जोन्स का मतलब है डिविजन्स, 9 टाइम डिविजन्स या जोन्स को उसने क्रॉस किया था, और 6 चेक पॉइंट्स होता है पॉइंट, ए बॉर्डर कह सकते हैं, बॉर्डर बिटवीन 2 कंट्रीज। तो ये हो गया 6 चेक पॉइंट्स, और 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 पानी के स्रोत हैं जो सी या ओशियन के रूप में हो सकते हैं, समुद्र या महासागर। तो अंटार्कटिका के उस तक उसने 3 सागर या महासागर को क्रॉस किया था, और कम से कम उसने बहुत सारे इकोस्फेयर का मतलब है एटमॉस्फेयर, तो अलग अलग जो एटमॉस्फेयर है वो भी उसने क्रॉस किए थे। ठीक है, तो ये जो उसका जर्नी पाथ, और जर्नी पाथ में उसने 9 तो टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, एज मैनी इकोस्फेयर।
द नेम ऑफ द शिप वाज एकेडमिक सोकल्स्की. द सेकंड पैरा, बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फूट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट. अब राइटर ये कहती है कि जिस समय उसने अपना पैर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर रखा, अपना कदम रखा, पहला कदम, आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एन एरोप्लेन एंड ए शिप. तो उसकी जो ट्रेवलिंग जर्नी थी, वो ट्रेवलिंग जर्नी 100 आवर्स का एक कॉम्बिनेशन था. मतलब मद्रास से अंटार्कटिका तक पहुंचने में राइटर को 100 घंटे लगे थे, और ये कॉम्बिनेशन था कार का, एरोप्लेन का और शिप का. सो माय फर्स्ट इमोशन ऑफ फेसिंग अंटार्कटिका एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड uninterrupted blue horizon was a relief. The first emotion of facing Antarctica is expensive. Expensive का मतलब है बहुत ज़्यादा immense. Landscape, land area, land area. अब जैसा कि यहाँ अंटार्कटिका का जो लैंड एरिया है, जो लैंडस्केप है, वो वाइट है. तो वाइट इसलिए है क्योंकि अपनी आइसबर्ग्स की वजह से, मतलब देयर आर ओनली आइस एंड नथिंग वाज देयर, केवल और केवल आइस ही है, और द कलर ऑफ द आइस इज वाइट, सो इट इज द वाइट लैंडस्केप. तो ये कहती है कि अंटार्कटिका का सामना करते समय जो उसकी फर्स्ट इमोशन था, मतलब फर्स्ट लुकिंग फॉर द राइटर वाज लुकिंग द अंटार्कटिका. तो अंटार्कटिका एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, अंटार्कटिका में जो बहुत ज़्यादा ये वाइट लैंडस्केप था, लैंड एरिया था, और अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजन. होरिजन एक ऐसे पॉइंट को कहते हैं वेयर द अर्थ एंड स्काई सीम्स टू मीट, जहाँ अर्थ और स्काई, आसमान, मिलते वैसे प्रतीत होते हैं. ऐसा लगता है कि जैसे दोनों मिल रहे हैं, मतलब द एंडिंग पॉइंट कह सकते हैं अपन, ठीक है, जिसे हम क्षितिज भी कहते हैं. तो अनइंटरप्टेड का मतलब है कंटिन्यूअस. तो कंटिन्यूअस जो ब्लू कलर का होरिजन है, वहाँ जो रिलीफ, ये रिलीफ दे रहा था, मतलब कि वहाँ जो लैंड एरिया था उसका कोई एंड नहीं था, ठीक है. तो दूर दूर तक जो था वो केवल वाइट लैंडस्केप ही था. तो इसका इतना बड़ा जो इमेंस फैलाव है, वाइट लैंडस्केप, ये राइटर के लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल पॉइंट था. फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और तुरंत ही हाँ, राइटर को तुरंत और एक, मतलब प्रोफाउंड कह सकते हैं, डीप, देयर वाज ए डीप वंडर फॉर द राइटर, मतलब गहरा आश्चर्य था, लुकिंग द अंटार्कटिका. वंडर एट इट्स इमेंसिटी. अब यहाँ राइटर को आश्चर्य किस बात का था? आश्चर्य था इसकी इमेंसिटी का. इमेंसिटी मीन्स लार्जनेस, कि ये कितना विशाल था, इस बात का आश्चर्य था. इट्स आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन्स लॉनलीनेस, कि ये कितना अकेला था, इस बात का आश्चर्य था. बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट्स ऑफ द सेम लैंड मास. लैंड मास मीन्स लैंड एरिया. लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य राइटर के लिए ये था कि वो समय कैसा रहा होगा, कि हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम, वह समय कैसा रहा होगा व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट्स ऑफ द सेम लैंड मास. इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंड एरिया के हिस्सा पार्ट्स थे, मतलब कि बहुत पहले टाइम ये इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंड मास का हिस्सा थे. तो वह टाइम कैसा रहा होगा. तो ये राइटर के लिए सबसे ज़्यादा वंडरफुल इमेजिन था, ठीक है. तो सबसे बड़ा तो ये था, सबसे बड़ा वंडरफुल एक्ट राइटर के लिए सबसे बड़ा, कि ये इमेंसिटी, इसकी इमेंसिटी मतलब इसकी लार्जनेस, और ये कितना आइसोलेशन था. जैसा कि हम देख सकते हैं, जब हम इसको ग्लोब में देखते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा जो साउथ पोल है, ठीक है, तो साउथ पोल का जो एरिया है ये पूरा का पूरा अंटार्कटिका है, ठीक है, और जैसे नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. तो नाउ क्लियर द सेकंड पैरा. और सेकंड पैरा में हमने देखा कि राइटर की जो जर्नी है फ्रॉम मद्रास टू अंटार्कटिका, और ये 100 आवर्स का एक कॉम्बिनेशन है, कार का, एरोप्लेन का और शिप का.
और यहाँ पहुँचते ही जब पहला कदम राइटर का अंटार्कटिका पे पड़ा तो यहाँ की इमेंसिटी को देखकर, यहाँ का जो एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप को देखकर और जो अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजन है जिसका कोई एंड नहीं था होरिजन का, तो ये सबसे ज़्यादा रिलीफ देने वाले थे और एक बहुत बड़ा आश्चर्य था राइटर के लिए। तो ये दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द वंडरफुलनेस फॉर द राइटर, वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन। लेकिन मेन आश्चर्य तो ये था कि वह टाइम कैसा था जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंड मास का हिस्सा थे। ओके, नाउ रीड द थर्ड पैरा। $650 million years ago, 1 million means 10 lakh, okay, 10 लाख, 1 मिलियन, तो ये है 650 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब काफी समय पहले। ए जाइंट अमेलगमेटेड, जाइंट मीन्स वेरी बिग, अमेलगमेट जॉइंट, साउथर्न सुपर कंटिनेंट, द नेम गोंडवाना। तो 650 मिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा जॉइंट था साउथर्न सुपर कंटिनेंट के नाम से, ठीक है, और इसका नाम था गोंडवाना। कितने वर्ष पहले? 650 मिलियन ईयर्स एगो। डिड इंडीड एग्जिस्ट, और ये वास्तव में एग्जिस्ट था, अस्तित्व में था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और ये कहाँ था? जो आज जो नीचे आप साउथ पोल में देखते हैं जैसे ये अंटार्कटिका, तो यही जहाँ पे आज अंटार्कटिका है तो उसके चारों ओर लगभग ये साउथ सुपर कंटिनेंट था जिसका नाम गोंडवाना था। अब उस समय जो चीज़ें हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। अच्छा, उस समय जो चीज़ें थी बिल्कुल अलग थी। कैसे? ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोब, ग्लोब मीन्स अर्थ। जो मानव जाति है वो ग्लोब पर नहीं आई थी उस समय। देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन एट द टाइम, एंड द क्लाइमेट वाज मच मोर वर्म, और उस समय का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म था। होस्टिंग ए ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन, फ्यूना मीन्स एनिमल्स। तो तरह तरह की जो वेजिटेशन है, जो एनिमल्स वेराइटी उस समय थी। 400-500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड। अब 500 मिलियन वर्ष तक, मैंने आपको बताया 1 मिलियन मीन्स 10 लैक्स, तो 500 मिलियन ईयर्स तक ये जो गोंडवाना है ये फलता फूलता रहा, ठीक है। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट मीन्स डिसअपीयर्ड, गायब हो गए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि डायनासोर है गायब हो गए, एंड द एज ऑफ द मेमल्स गोट अंडरवे स्टार्टेड। और जो मेमल्स का जो युग है, मतलब जो मेमल्स जो मॉडर्न जो ये जानवर हैं, तो इनका युग स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो है मेमल्स। द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। अब ये जो लैंड एरिया है उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोर्स पड़ा कि ये कंट्रीज में सेपरेट हो गया, अलग अलग कंट्रीज में। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और ग्लोब को मीन्स अर्थ को इस तरह का शेप देते हुए कि आज हम जिस ग्लोब को जानते हैं, जिस ग्लोब को आज हम जानते हैं इन द मॉडर्न एज, तो उस शेप में आकार देते हुए। तो इस तरह का कुछ घटित हुआ कि पहले ये गोंडवाना कॉन्टिनेंट था और इट वाज ए सुपर कंटिनेंट, ठीक है, बहुत बड़ा कंटिनेंट था जिसमें इंडिया और अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा पार्ट हुआ करते थे। और लेकिन उस समय जो थिंग्स हैं वो क्वाइट डिफरेंट थी, बिल्कुल अलग थी। डिफरेंट कैसे थी? जैसे एक तो ह्यूमंस है उस समय ग्लोब पर या पृथ्वी पर नहीं आया था, और जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म था, और तरह तरह की जो वेजिटेशन है, जो एनिमल्स हैं, वेराइटी अलग अलग वेराइटी के थे। तो 500 मिलियन ईयर्स तक तो ये गोंडवाना फलता फूलता रहा, और लेकिन टाइम धीरे धीरे ऐसा आया कि जो डायनासोर्स हैं वो गायब हो गए, और द एज ऑफ मैमल्स स्टार्टेड। और ये जो लैंड मास है सुपर कंटिनेंट गोंडवाना, इस पर कुछ इस तरह का फोर्स पड़ा कि ये सेपरेट हो गया कंट्रीज में, ठीक है।
और शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। और आज जब जिस ग्लोब को हम देखते हैं, जिसमें जो कंट्री हम जहाँ देखते हैं, ठीक है, तो उसको वैसी शेप देते हुए। नाउ क्लियर द थर्ड पैरा। नेक्स्ट वी डिस्कस ऑन द नेक्स्ट पैरा द फोर्थ नंबर। To visit Antarctica now is to be a part of that history. Now at the modern time when we visit the Antarctica, it is a part of the history. तो ये हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। जब भी हम अंटार्कटिका का विजिट करते हैं, to get a grasp, have a look of where we have come from and where we could possibly be heading, कि हम कहाँ से आए हैं और हम पॉसिबली कहाँ जा रहे हैं। तो ये हिस्ट्री का एक पार्ट है, ये जानने के लिए कि हम कहाँ से आए हैं। द अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस फॉर द पास्ट स्टडी एंड द फ्यूचर स्टडी और अवर प्रेजेंट टोटली डिपेंड ऑन अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये है कि जैसे हमारी पास्ट और फ्यूचर, तो पास्ट में अगर हमें पता लगाना है कि हम कहाँ से आए, हमारी जो ओरिजिनिटी है, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति कब हुई, ठीक है, तो इसका पता लगाने के लिए अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस। और आवर फ्यूचर इज टोटली डिपेंड ऑन अंटार्कटिका, फ्यूचर एंड प्रेजेंट, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में 90% जो वॉल्यूम्स है वो आइस का है, ठीक है। मतलब इस वर्ल्ड की जो 90% वो आइस है वो अंटार्कटिका में है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि अंटार्कटिका का अगर एक पार्ट भी, जैसा कि हम अगर 4 डायरेक्शन बनाएं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, अगर वेस्ट साइड की जो आइस है अगर वो भी टोटली पिघल जाए, ठीक है, मेल्टिंग जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो वो पूरा जो संसार है, पूरा जो वर्ल्ड है, उस पूरे वर्ल्ड को डुबो सकता है। तो इतनी आइस यहाँ अंटार्कटिका में है, वो भी केवल एक हिस्से में। इसलिए अपना जो प्रेजेंट और फ्यूचर है टोटली डिपेंड ऑन अंटार्कटिका। और पास्ट स्टडी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन की जो मतलब एज है, उस एज को नापने का तरीका ये अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका की जो ये आइस परतें हैं, उन आइस परतों में कार्बन, ठीक है, तो वो कार्बन जो विधि है उसके द्वारा जो कार्बन से है वो यहाँ है अंटार्कटिका की आइस शीट्स में। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट टू स्टडी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन अंटार्कटिका। नेक्स्ट सेंटेंस, it's to understand the significance of Cordilleran faults and Precambrian granite shields, ozone and carbon, evolution and extinction। अब यहाँ अंटार्कटिका में it is to understand the significance, Antarctica is so important for us to understand the significance of Cordilleran faults। समझना सेंटेंस को, significance means importance। कोर्डिलेरियन फोल्ड्स क्या होती है? माउंटेन रेंज है। कोर्डिलेरियन मीन्स माउंटेन रेंज, ठीक है, एंड फोल्ड्स मीन्स लेयर्स। देखो आपने देखा होगा कि जैसे माउंटेन्स है तो माउंटेन्स लेयर बाय लेयर, ठीक है, लेयर बाय लेयर इस तरह से मतलब जमा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो शेप बनी हुई है माउंटेन की, उसका रीजन क्या है, तो ये जानने के लिए अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस। और नेक्स्ट है जैसे प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, जमीन में से ये प्री कैम्ब्रियन ये जो टाइम है, वेरी एंशियंट टाइम, और तो बहुत प्राचीन समय में जो ग्रेनाइट शील्ड्स हैं, ग्रेनाइट ये पत्थर है जो हम और आप यूज में लेते हैं, तो ये जो ग्रेनाइट जो शील्ड्स के रूप में जैसे जमीन में से निकलता है, तो इसका रीजन ओजोन एंड कार्बन के लिए, इवोल्यूशन मीन्स इसका डेवलपमेंट, एक्सटिंक्शन मीन्स डिस्ट्रक्शन, टोटल डिस्ट्रक्शन। ये होगा ग्रेजुअल डेवलपमेंट। तो इवोल्यूशन इसका ग्रेजुअल डेवलपमेंट और एक्सटिंक्शन मीन्स टोटल डिस्ट्रक्शन ओजोन और कार्बन का। तो ये सारी चीज़ें अगर स्टडी कर दी है तो अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस। अंटार्कटिका सबसे अच्छी जगह है और अंटार्कटिका में इन सब के हमें रीजन मिलेंगे कि जो कोर्डिलेरियन फोल्ड्स हैं, जो माउंटेन रेंज हैं लेयर बाय लेयर, फोल्ड्स में इन फोल्ड्स, और प्री कैम्ब्रियन समय की जो ग्रेनाइट शील्ड्स हैं, तो इनके लिए ओजोन एंड कार्बन,
इनका डेवलपमेंट और इनका टोटल डिस्ट्रक्शन। तो ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये सब 10 लाख ईयर्स में घटित हो सकता है, हैपन हो सकता है, इट कैन गेट प्रेटी माइंड बॉगलिंग। माइंड बॉगलिंग का मतलब है माइंड को चकरा देने वाला। तो ये बिल्कुल माइंड को चकरा देने वाला हो सकता है। कैसे? इमेजिन, कल्पना करो, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज। टू बकल मीन्स होता है बेंड, यानी झुकाना। एक इमेजिनेशन है हिमालय के लिए, हिमालय इज ए माउंटेन नेम, हिमालय। तो हिमालय के लिए एक इमेजिनेशन है। वैसे किसी को नहीं पता कि हिमालय, द क्रिएशन ऑफ द हिमालय कैसे हुआ, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन ये केवल एक इमेजिनेशन है राइटर की। राइटर कहते हैं कि इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, इंडिया ऊपर की ओर धक्का देता है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया। आपने देखा होगा कि जो ग्लोब है, ग्लोब में ये जैसे ये यहाँ पर जैसे इंडिया है, ठीक है, और ये हिमालय है, और ऊपर जो एशिया का पार्ट है, तो जैसे इंडिया ने कुछ इस तरह का घटित हुआ होगा कि जैसे ऊपर की तरफ, मतलब एशिया की तरफ उसको पुश किया, और टू बकल इट्स क्रस्ट, और एशिया को मतलब झुका दिया। इसके ये क्रस्ट का मतलब केवल लेयर से है, इसकी एक लेयर को उसने झुका दिया, और फॉर्म द हिमालयाज, और इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ। इट्स ओनली एन इमेजिनेशन। ओके, तो सेकंड इमेजिनेशन है राइटर की कि साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। अब ये वाली साइड अगर ग्लोब में आप देखेंगे कि जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, देयर इज ओनली ए रिवर विच डिवाइड्स साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। जो दोनों को डिवाइड करती है केवल एक नदी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का घटित हुआ कि जैसे साउथ अमेरिका है वो ज्वाइन हो गया नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है, दोनों मिल गए। तो ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पासेज, पासेज का मतलब रास्ता होता है, ये रास्ते का नाम है ड्रेक। आप यहाँ देख सकते हैं डी कैपिटल है। तो इससे क्या हुआ, जब साउथ अमेरिका जब नॉर्थ अमेरिका से मिला, तो ये जो ड्रेक नाम का रास्ता है ये ओपन हो गया। ओपन हो गया तो क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करंट, करंट का मतलब धारा होता है, तो एक ठंडी धारा बहने लगी, ठीक है। इस रास्ते के खुलते ही एक ठंडी धारा बहने लगी, और ठंडी धारा कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीजिड, फ्रीजिड मीन्स वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा, डिसोलेट, विदाउट पॉपुलेशन, विदाउट पीपल, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। तो जब ये ठंडी धारा बहने लगी तो इसने अंटार्कटिका को एक बहुत ज़्यादा कोल्ड बना दिया, डिसोलेट, यहाँ कोई लोग नहीं रहते, कोई पॉपुलेशन नहीं है, और बॉटम ऑफ द वर्ल्ड यानी इस वर्ल्ड के सबसे बॉटम में पहुंचा दिया। तो ये इस तरह की जो धारा है ये कंटिन्यूस यहाँ चलने लगी। अब ये जो ठंडी धारा अगर कंटिन्यूस चलने लगी तो कंटिन्यूसली ये जो अंटार्कटिका है ये ठंडा रहने लगा, और ठंडा रहने लगा तो यहाँ पर आइस का बनने का ये रीजन है, ठीक है। और जब आइस या बहुत ज़्यादा ठंडा है तो यहाँ पॉपुलेशन भी नहीं है, और ये सबसे ज़्यादा बॉटम में है। तो ये राइटर की तरफ से एक इमेजिनेशन की गई है कि जैसे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, या किस तरह से ये अंटार्कटिका है ये कंटिन्यूसली ठंडा रहता तो इस ठंडी धारा की वजह से ही है जो यहाँ से चलती है, ठीक है। तो उसका इमेजिनेशन राइटर ने कुछ इस तरह से किया कि जो भी उथल पुथल उस समय हुआ था कि जैसे उस समय तो गोंडवाना जो एरिया था, उस गोंडवाना एरिया में इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का हिस्सा था, लेकिन कुछ इस तरह से हुआ कि इंडिया टोटली अलग हो गया, टोटली सेपरेट हो गया, और अंटार्कटिका अपना वहीं रह गया। तो इस तरह से कुछ हैपनिंग्स दैट हैपेंड देयर। Now clear the para, and in the part we take the main facts about the Antarctica कि अंटार्कटिका आज केवल हिस्ट्री का एक हिस्सा है, और ये हैव ए लुक है कि जैसे हम कहाँ से आए और संभवतः हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये दोनों ही जो सोचने वाले जो थिंकिंग पॉइंट है टोटली डिपेंड ऑन अंटार्कटिका। और ये समझने वाली चीज़ें हैं अंटार्कटिका में, एक तो कोर्डिलेरियन फोल्ड्स के बारे में, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स, तो सो अंडरलाइन द सेंटेंस, ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, ओके।
द नेक्स्ट पैरा, फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ। अब जैसा कि राइटर तिसानी जोशी मद्रास से बिलोंग करती है और आप जानते हैं कि साउथ इंडिया में गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के बजाय। तो जैसा कि साउथ इंडियन राइटर के समान, और यहाँ बहुत ज़्यादा सन वर्शिपिंग, बहुत ज़्यादा धूप गिरने वाली, तो 2 वीक्स इन ए प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इज ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मीन्स पॉसिबिलिटी। तो साउथ इंडियन की रहने वाली और जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो एक ऐसी जगह पे 2 सप्ताह रहना जहाँ पे 90% ऑफ द अर्थ टोटल वॉल्यूम्स है, जहाँ पूरे वर्ल्ड का 90% आइस वॉल्यूम्स है, ठीक है, मतलब आइस का भंडार है 90%, आर स्टोर है। तो इज ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट। चिलिंग का मतलब है ट्रेम्बलिंग या सेकिंग, ये ट्रेम्बलिंग प्रोस्पेक्ट है। मतलब होता है कि जैसे व्यक्ति कांपने लगता है कि अचानक गर्मी से वो अगर ठंडी जगह पहुंच जाए और उस ठंडी जगह पर भी अगर उसे 2 सप्ताह तक कंटिन्यूअस रहना पड़े, तो इट इज ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट, ठीक। अब राइटर का कहना ये जैसे ब्रैकेट में है, नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन। तो ये केवल इमेजिनेशन है, ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा जो सर्कुलेशन, हमारा जो बॉडी सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो ब्लड सर्कुलेशन इससे प्रभावित होता है, या मेटाबॉलिज्म फंक्शन, मतलब जो अपनी पाचन क्रिया है, डाइजेशन वगैरह, तो यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल इमेजिनेशन में चिलिंग प्रोस्पेक्ट है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू ए जायंट पिंग पोंग बॉल। पिंग पोंग बॉल कहते हैं टेबल टेनिस बॉल, टेबल टेनिस बॉल, टेबल टेनिस बॉल। अच्छा, अंटार्कटिका पे चलना टेनिस बॉल, टेबल टेनिस बॉल पर चलने के समान है, जैसा लगता है जैसे टेबल टेनिस बॉल पर चल रहे हैं। और डिवोइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर, यहाँ अंटार्कटिका में कोई ह्यूमन मार्कर नहीं है, मतलब नो ट्रीज, पेड़ नहीं है, बिल बोर्ड्स मीन्स साइन बोर्ड्स, ठीक है, और कोई बिल्डिंग भी नहीं है। यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड टाइम हियर। तो यहाँ अंटार्कटिका में हमने हमारी जो समझने की सेंस है और जो टाइम है, इन दोनों को यहाँ खो देते हैं। यहाँ टाइम का पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ टाइम है वो 24 आवर्स तक चलता है। आपने सुना होगा जैसे अंटार्कटिका पर 6 महीने तक कंटिन्यूअस दिन रहता है और 6 महीने तक कंटिन्यूअस रात रहती है, इसलिए टाइम का पता यहाँ नहीं चलता। और चीज़ें भी हैं, देखो, द विजुअल स्केल रेंज, विजुअल स्केल रेंज, विजुअल का मतलब है जो आंखों से दिखाई दे, तो अंटार्कटिका में यहाँ जो आंखों से दिखाई देने वाली चीज़ें, फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, तो माइक्रोस्कोपिक तो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं और माइटी का मतलब बहुत ही बड़ी चीज़ें, तो छोटी से छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ें यहाँ दिखाई देती है, ठीक है, नंगी आंखों से। ये है मिजीज एंड माइट्स, मतलब जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, जो छोटे कीट, स्मॉल इंसेक्ट्स। और वैसे मिजीज का मतलब मॉस्किटोज होता है। तो जो छोटे छोटे कीट हैं, छोटे छोटे कीटों से लेकर ब्लू व्हेल्स तक, जो सबसे विशाल होती है, यहाँ पाई जाती है अंटार्कटिका में। एंड आइसबर्ग, अब यहाँ जो आइसबर्ग है, आइसबर्ग का मतलब जैसे अपने जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ माउंटेन्स हैं, वहाँ अंटार्कटिका में आइसबर्ग्स हैं जो केवल आइस से बने हुए हैं। और एज बिग एज कंट्रीज, और इनकी साइज इतनी बड़ी होती है जितने अपने यहाँ कंट्रीज की साइज होती है। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम। अब यहाँ अंटार्कटिका में सबसे बड़ी जो आइसबर्ग रिकॉर्ड की गई, उसकी साइज है बेल्जियम कंट्री के बराबर, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये थ्रिलिंग एक्सपेक्ट है अंटार्कटिका के बारे में। जैसे अंटार्कटिका पे चलना मतलब जैसे टेबल टेनिस बॉल पर चलने के समान है। जैसे ये फर्स्ट फैक्ट है, अंटार्कटिका में 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। और ये दूसरा जो फैक्ट है
कि यहाँ पर चलना मतलब टेबल टेनिस बॉल पर चलने के समान है। तीसरा फैक्ट, यहाँ पर कोई ट्रीज नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं बने हुए हैं और नहीं यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, ठीक है। और यहाँ हर व्यक्ति अपनी पर्सपेक्टिव पावर को खो देता है एंड आल्सो लॉस द टाइम हियर। और विजुअल से जो माइक्रोस्कोपिक से माइटी चीज़ें तो यहाँ पर दिखाई देती हैं, जैसे मेजीज एंड माइट से लेकर ब्लू वेल्स तक। और यहाँ जो आइसबर्ग्स हैं उनकी जो साइज है वो भी काफ़ी बड़ी है। जो सबसे लार्जेस्ट रिकॉर्ड की गई है वो है बेल्जियम के बराबर। अब देखो नेक्स्ट लाइन, डेज गो ऑन एंड ऑन मीन्स कंटिन्यू, दिन कंटिन्यू रहता है। इन सरियल, सरियल मीन्स इन द स्ट्रेंज वे कह सकते हैं, इन थ्रिलिंग वे 24 आवर्स, तो 24 आवर्स तक दिन कंटिन्यूस रहता है। ऑस्ट्रल समर लाइट, ऑस्ट्रल मीन्स साउथर्न होता है, तो यहाँ दक्षिण में समर लाइट में। एंड यूबिकोटस साइलेंस, यूबिकोटस का मतलब है एवरीवेयर, हर जगह, प्रेजेंट एवरीवेयर। साइलेंस, तो हर जगह यहाँ पे साइलेंस है। देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन अंटार्कटिका, इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल। अब ये जो साइलेंस है केवल इंटरप्ट होती है, इंटरप्टेड मीन्स हिंडर्ड, ओनली बाय द ओकेजनल एवेलेंस, एवेलेंस और कैल्विंग आइस शीट। इसका मतलब होता है आइस स्लाइडिंग, आइस स्लाइडिंग मतलब आइस का ढहना। तो यहाँ पर कभी कभी जो यहाँ जो हमने पढ़ा कि यहाँ प्रेजेंट एवरीवेयर साइलेंस, यहाँ पे हर जगह केवल साइलेंस है। और ये साइलेंस केवल इंटरप्ट होती है, केवल हिंडर होती है, मतलब डिस्टर्ब होती है कभी कभी होने वाली आइस स्लाइडिंग से, ठीक है। कोई आइस का टुकड़ा नीचे नीचे गिरता है तो जिसकी वजह से यहाँ जो पीसनेस है वो थोड़ी खो जाती है या डिस्टर्ब होती है। तो कॉन्सक्रेट्स द प्लेस, कॉन्सक्रेट्स मीन्स गिव रिलीफ या गिव पीस। तो इस जगह को बहुत ज़्यादा पीसफुल बनाती है। तो इट्स एन इमर्सन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। इन द कॉन्टेक्स्ट मीन्स रिलेटेड, तो इट इज एन इमर्सन, तो ये केवल एक इमर्सन है, मतलब यूँ कह सकते हैं केवल इमेजिनेशन है। दैट विल फोर्स यू, कि जो आपके ऊपर फोर्स डालेगी, टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, कि आप अपने आप को अर्थ के जो जियोलॉजिकल पार्ट है हिस्ट्री का उसके रिलेटेड आप अपने आप को रखें। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, प्रोग्नोसिस का मतलब है इमेजिनेशन, और ह्यूमन के लिए इमेजिनेशन करना अच्छी बात नहीं है, इट नॉट गुड फॉर ह्यूमंस। Okay. Okay students, the next remaining para we will take in the next lecture, and till now you read the lesson very carefully. Okay students, have a nice day.